So hello friends, no time no tension only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So friends, आज के इस सेशन के थ्रू हम लोग इंडियन लिटरेचर सीरीज के फर्स्ट राइटर जो कि एच.एल.बी. डेरोजियो के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम दी हार्प ऑफ इंडिया के ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे इस सेशन के थ्रू। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी एच.एल.बी. डेरोजियो के बायोग्राफी और साथ ही उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स जो कि द हार्प ऑफ इंडिया और टू इंडिया माई नेटिव लैंड जो आपके यूजी सेमेस्टर थर्ड यूनिट फर्स्ट पोइट्री सेक्शन का यह सिलेबस भी है, उसे मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एनालिसिस कर बताया है। सो यदि आपने अभी तक उस सेशन को कवर नहीं किया है तो मैंने उन तीनों सेशंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप उस सेशन को जरूर ही कवर कर लीजिएगा बिकॉज दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज इन विच ईयर वाज हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो बोर्न, यानी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का किस वर्ष जन्म हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए 1805 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1809 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1812 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1831। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1809। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एच.एल.बी. डेरोजियो का बर्थ जो कि 1809 में हुआ है एंड यदि इनका डेथ पूछे तो इनका डेथ जो कि 1831 में हुआ है ओनली एट द एज ऑफ 22 ईयर्स बिकॉज ऑफ द कोलेरा, यानी कोलेरा बीमारी से इनकी जो डेथ ओनली 22 ईयर्स में 1831 में हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्या कर रहा है, डेरोजियो इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ ए विच मूवमेंट। इट मीन्स हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को व्यापक रूप से किस मूवमेंट का इनको फाउंडर कंसिडर्ड किया जाता है, रिगार्डेड किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, या फिर ऑप्शन नंबर बी यंग बंगाल मूवमेंट का, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी मूवमेंट का। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी यंग बंगाल मूवमेंट का, यानी यंग बंगाल आंदोलन का इन्हें फाउंडर कंसिडर किया जाता है, किन्हें तो एच.एल.बी. डेरोजियो को। यह क्वेश्चन मोस्टली आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट विच फेमस इंस्टीट्यूट डिड डेरोजियो सर्व एज एन असिस्टेंट हेडमास्टर, यानी कौन से प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो सर्व यानी सेवा प्रदान किए एज अ असिस्टेंट हेडमास्टर, एक असिस्टेंट हेडमास्टर के रूप में। सो ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंसी कॉलेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी हिंदू कॉलेज कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम कॉलेज, या ऑप्शन नंबर डी स्कॉटिश चर्च कॉलेज। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हिंदू कॉलेज कोलकाता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि हु वाज हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, यानी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो कौन थे। सो ऑप्शन नंबर ए नोवेलिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी पोएट एंड टीचर, या फिर ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिशियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी साइंटिस्ट। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी पोएट एंड अ टीचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एच.एल.बी. डेरोजियो बिलोंग्स टू विच डिसेंट, यानी एच.एल.बी. डेरोजियो किस डिसेंट यानी किस वंश से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश इंडियन, या फिर ऑप्शन नंबर बी यूंडो पोर्तुगीज, या फिर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच इंडियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डच बंगाली। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी यूंडो पोर्तुगीज, यानी इनके पेरेंट्स में कोई एक इंडियन और एक पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली थे, इसीलिए ये जो है किस वंश से ये बिलोंग करते हैं, किस डिसेंट से, डिसेंट यानी होता है वंश, किस डिसेंट से यानी किस वंश से ये बिलोंग करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इंडो पुर्तगीज डिसेंट से एच.एल.बी. डेरोजियो बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डेरोजियो इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट डैश पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक, या फिर ऑप्शन नंबर बी एपिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी नेशनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिलीजियस। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी नेशनल, यानी डेरोजियो इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैंने इस पॉइंट को इनके बायोग्राफी के सेशन में आपको कवर किया है, इस पॉइंट को मैंने बताया है वहाँ पे कि ही इज़ द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि एच.एल.बी. डेरोजियो जो कि फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट है मॉडर्न इंडिया के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
एट व्हाट एज डिड डेरोजियो डाई, यानी एचएलबी डेरोजियो की मृत्यु किस आयु में हुई? सो ऑप्शन नंबर ए 18, या फिर ऑप्शन नंबर बी 22, या फिर ऑप्शन नंबर सी 27, या फिर ऑप्शन नंबर डी 31। सो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि एचएलबी डेरोजियो जिनका जो डेथ ओनली 22 ईयर्स के एज में कब, तो 1831 में हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेरोजियोज अर्ली डेथ, यानी डेरोजियो के असामयिक यानी जो इनके युवा अवस्था में ही मृत्यु का कारण क्या था? सो ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरकुलोसिस, या ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोलेरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्मॉल पॉक्स। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कोलेरा, यानी एचएलबी डेरोजियो की जो मृत्यु असामयिक यानी इनकी बहुत ही युवावस्था में ही कोलेरा की वजह से ओनली 22 ईयर्स की उम्र में 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कूल डिड डेरोजियो अटेंड एज अ चाइल्ड? इट मीन्स हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने बचपन में किस स्कूल में पढ़ाई की थी? सो ऑप्शन नंबर ए सेंट जेवियर्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी डेविड ड्रमॉन्ड्स धुरमतुल्लाह एकेडमी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता एकेडमी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेयर स्कूल। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी डेविड ड्रमॉन्ड्स धर्मतुल्लाह एकेडमी। एंड इनके मेंटर जो कि डेविड ड्रमॉन्ड ही रहते हैं धर्मतुल्लाह एकेडमी में हेनरी डेरोजियो के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन विच ईयर वाज डेरोजियो फोर्स्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिंदू कॉलेज? इट मीन्स हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को फोर्स किया गया हिंदू कॉलेज से रिजाइन देने के लिए, यानी इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया किस वर्ष? सो ऑप्शन नंबर ए 1826, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1828, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1831, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1833। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 1831, इनके मृत्यु के वर्ष ही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी फाउंडेड बाय डेरोजियोज स्टूडेंट्स? इट मीन्स एचएलबी डेरोजियो के छात्रों द्वारा जो स्थापित डिबेटिंग यानी वाद विवाद सोसाइटी यानी समिति का क्या नाम था? यानी एचएलबी डेरोजियो के छात्रों द्वारा स्थापित डिबेटिंग सोसाइटी का क्या नाम था? सो ऑप्शन नंबर ए लिटरेरी सोसाइटी, या फिर ऑप्शन नंबर बी एकेडमिक एसोसिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी बंगाल फोरम, या फिर ऑप्शन नंबर डी यंग थिंकर्स क्लब। सो करेक्ट आंसर of this question is option number B academic association. So next question number 12, Derogio was heavily influenced by which European literary movement? It means HLB Derogio जो कि किस यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट से वे हेवली इन्फ्लुएंस थे, यानी एचएलबी डेरोजियो किस यूरोपीय लिटरेरी मूवमेंट यानी किस यूरोपीय साहित्य आंदोलन से वे सबसे अधिक प्रभावित थे, हेवली इन्फ्लुएंस्ड थे? सो ऑप्शन नंबर ए न्यू क्लासिसिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर बी रोमांटिसिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर सी रियलिज्म या मॉडर्निज्म। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी रोमांटिसिज्म। सो एचएलबी डेरोजियो यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट रोमांटिसिज्म से हेवली इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी बहुत अधिक प्रभावित थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच न्यूज पेपर डिड डेरोजियो एडिट आफ्टर लिविंग हिंदू कॉलेज? इट मीन्स हिंदू कॉलेज छोड़ने के बाद डेरोजियो ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? सो ऑप्शन नंबर ए द ईस्ट इंडियन, या फिर ऑप्शन नंबर बी बंगाल गैजेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंडिया गैजेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवाद कौमुदी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो एचएलबी डेरोजियो है वे हिंदू कॉलेज छोड़ने के बाद ये जो है द ईस्ट इंडियन इस न्यूज पेपर का ये क्या किए, तो एडिट यानी संपादन किए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वाई वाज डेरोजियो डिसमिस्ड फ्रॉम टीचिंग पोजीशन? इट मीन्स एचएलबी डेरोजियो को उनके शिक्षण पद से क्यों बर्खास्त कर दिया गया, क्यों उन्हें डिसमिस्ड यानी हटा दिया गया? सो ऑप्शन नंबर ए फॉर बीइंग लेट टू क्लास, या फिर ऑप्शन नंबर बी फॉर हिज रेडिकल व्यूज एंड एलिज्ड एथिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर सी फॉर राइटिंग पॉलिटिकल पोएट्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉर पर्सनल हेल्थ इशूज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर हिज रेडिकल व्यूज एंड एलिज्ड एथिज्म। इट मीन्स एचएलबी डेरोजियो को इनके टीचिंग पोजीशन से इसलिए डिसमिस्ड किया गया क्योंकि इनके जो विचार थे वे कट्टरपंथी और नास्तिकता वाली थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ डेरोजियोज लॉन्ग नैरेटिव पोएम? यानी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के लॉन्ग नैरेटिव पोएम के टाइटल क्या था? सो ऑप्शन नंबर ए टू इंडिया माई नेटिव लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर बी द फकीर ऑफ जहांगीरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि, या फिर ऑप्शन नंबर डी सावित्री। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी द फकीर ऑफ जहांगीरा। क्यों? क्योंकि यह इनका एक पोएट्री कलेक्शन है जिसका पब्लिकेशन कितना है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। द फकीर ऑफ जहांगीरा विच वॉज पब्लिश्ड इन 1828। इसका पब्लिकेशन कितना है? 1828 है। द फकीर ऑफ जहांगीरा विच वॉज पब्लिश्ड इन 1828। एंड यह जो पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड है, इट इज़ द पार्ट ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन द फकीर ऑफ जहांगीरा। द फकीर ऑफ जहांगीरा का ही यह एक पार्ट है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, जो कि पब्लिश्ड हुआ है इसी पोएट्री कलेक्शन में। कब? तो 1828 में ही। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि डेरोजियोज स्टूडेंट्स वर कॉमनली नोन एज, यानी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए डेरोजियंस के रूप में, एंड ऑप्शन नंबर बी नेशनलिस्ट्स, एंड ऑप्शन नंबर सी रिफॉर्मिस्ट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रेसिव्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेरोजियो के स्टूडेंट्स को जाना जाता है मुख्य रूप से डेरोजियंस के रूप में, एंड हिज स्टूडेंट्स केम टू बी नोन एज यंग बंगाल, और इनके स्टूडेंट्स को एक और नाम जो कि यंग बंगाल के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डेरोजियो वाज इंस्पायर्ड बाई विच लिटरेरी मूवमेंट? यानी जो HLB डेरोजियो है वह किस लिटरेरी मूवमेंट से, किस साहित्यिक आंदोलन से इंस्पायर्ड है? सो ऑप्शन नंबर ए क्लासिसिज्म, एंड ऑप्शन नंबर बी रियलिज्म, या ऑप्शन नंबर सी रोमांटिसिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेचुरलिज्म। यह सेम क्वेश्चन यह रिपीट हो गया जिसका आंसर आप लोग बता ही दिए होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रोमांटिसिज्म। एंड नेक्स्ट जो कि पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो। सो जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में HLB डेरोजियो के बायोग्राफी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs था उन्हें कवर किया। एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में यहाँ से हम लोग HLB डेरोजियो के जो पोएम द हार्प ऑफ इंडिया है इससे रिलेटेड MCQs को अब यहाँ से कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द हार्प सिंबलाइज इन द पोएम? यानी जो हार्प है वीणा, उसे इस पोएम में किसका सिंबल बताया गया है, किसका प्रतीक बताया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर बी इंडियाज कल्चर एंड पोएटिक हेरिटेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी वीपन ऑफ वार, या फिर ऑप्शन नंबर डी द ब्रिटिश एम्पायर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इंडियाज कल्चर एंड पोएटिक हेरिटेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द हार्प हैंगिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? यानी इस पोएम के शुरुआत में ही, कविता के शुरुआत में ही जो वीणा है वह कहाँ लटकी हुई है? इस पोएम के लाइन से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज द हार्प हैंगिंग बिगिनिंग ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम के शुरुआत में ही जो हार्प है उसे पोएट अपने पोएम में कहाँ पे लटके हुए बताए हैं? सो ऑप्शन नंबर ए ऑन अ पैलेस वॉल, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑन अ विदर्ड बो यानी पेड़ की डाली ब्रांच, एंड नेक्स्ट इन अ म्यूजियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑन अ माउंटेन टॉप। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ऑन अ विदर्ड बाउ, यानी एक सूखे हुए मुरझे हुए पेड़ के डाली पे वह क्या है? तो लटका हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द पोएम मेनली फोकसेज ऑन, और इनका जो यह पोएम द हार्प ऑफ इंडिया है इसका मुख्य रूप से फोकस क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए इंडियन कल्चर डिक्लाइन, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश रूल प्रेस, या ऑप्शन नंबर सी नेचर ब्यूटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्सनल सोरो। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इंडियन कल्चर डिक्लाइन, यानी इस पोएम में मेनली जो है हार्प ऑफ इंडिया के थ्रू जो पोएट वो फोकस किए हैं इंडिया के कल्चर जिस प्रकार से वह डिक्लाइन हो रहा है, मतलब वह पतन की तरफ जा रहा है, इसी पॉइंट पे क्या किए हैं? तो इस पोएम के थ्रू HLB डेरोजियो फोकस किए हैं, केंद्रित किए। सो जैसा कि पोएट जो कि अपने पोएम्स के थ्रू ये डिपिक्ट्स करते हैं, ये चित्रित करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से इंडिया का जो ग्लोरी पास्ट में बहुत ही ग्लोरियस था, बट अभी जो है इंडिया क्या है? तो डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है, अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया में जितने भी पोएट या फिर पोएट्रीज है जो अभी है वे जो है अभी सब मॉडर्न पे आधारित है, उस सभी अभी मॉडर्न के वेस्टर्न कल्चर पे सभी अभी बेस्ट होते जा रहे हैं, जो अपने इंडियाज ग्लोरी को कोई भी अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने पोएम के थ्रू, उसी को इस पोएम के थ्रू क्या
तो HLB डेरोजियो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि व्हाट पोएटिक फॉर्म इज द हार्प ऑफ इंडिया, यानी द हार्प ऑफ इंडिया को किस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए बैलेड, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी एपिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओड। सो दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, यानी जो यह पोएम द हार्प ऑफ इंडिया है जो HLB डेरोजियो के द्वारा लिखा गया है, इसका पोएटिक फॉर्म सोनेट है, बट इसके जो लिखा गया है वह पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है। एंड पेट्रार्कन सोनेट जिसका जो फर्स्ट स्टांजा होता है उसमें 8 लाइन्स कंसिस्ट होते हैं जिसे ऑक्टेव कहते हैं, एंड जिसका जो सेकेंड स्टांजा जिसमें 6 लाइन कंसिस्ट होते हैं जिसे सेस्टेट कहते हैं, वही क्या होता है तो पेट्रार्कन सोनेट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु आर द हैंड्स दैट वंस प्लेड द हार्प। इट मीन्स कि वे कौन से हाथ हैं जिन्होंने कभी बीना बजाई थी। सो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सोल्जर्स, या ऑप्शन नंबर बी एंशिएंट इंडियन पोएट्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न म्यूजिशियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी फार्म लेबोरर्स। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी एंशिएंट इंडियन पोएट्स, यानी ये वही हाथ है, यानी किसे कहते हैं तो एंशिएंट इंडियन पोएट्स के बारे में इस पोएट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वही हाथ हैं जिन्होंने कभी बीना बजाई थी। किन्हें कहते हैं तो प्राचीन भारतीय कवियों को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि What literary device is used when the harp is compared to a ruined monument? यानी इट मीन्स बीना की तुलना जो ruined monument यानी जो खंडर स्मारक है उससे करने पर किस साहित्यिक युक्ति यानी किस लिटरेरी डिवाइस का उसमें यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए मेटाफोर, या ऑप्शन नंबर बी सिमिली, या फिर ऑप्शन नंबर सी हाइपरबोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी एलिट्रेशन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सिमिली। एंड सिमिली होता क्या है। सिमिली जब किसी वस्तु की तुलना जैसे, मानो, शब्द आदि शब्दों से की जाती है, यानी जैसे, मानो, समान आदि शब्दों से की जाती है तो वह क्या कहलाता है तो वह सिमिली कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, जैसे वह शेर जैसा बहादुर है, यहाँ पे जैसा शब्द की क्या हुई है तो तुलना हुई है किससे तो शेर से, वह शेर जैसा बहादुर है। तो सिमिली समझ में आया, यानी जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना जैसे, मानो, समान आदि शब्दों से की जाती है तो वह क्या कहलाता है तो सिमिली कहलाता है। अब बात रही मेटाफोर की, तो मेटाफोर क्या होता है। मेटाफोर यानी जब किसी चीज़ यानी वस्तु को सीधे ही दूसरा वस्तु बता दिया जाए, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु, जैसे आपके पास कोई पेन है, उस पेन को पेन न बता करके डायरेक्ट क्या कह दिया जा रहा है कि यह पेन नहीं है, यह मान लीजिए कि यह पेन नहीं है, यह एक बोतल है, यानी वह सीधा सा मतलब उस वस्तु को डायरेक्ट उसे चेंज ही कर दिया जा रहा है कि नहीं यह पेन नहीं यह बोतल है। यानी सीधी सी कहने का मतलब यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं किसी व्यक्ति को जैसे मैं बोलता हूँ वह शेर है, वह शेर है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा किसी व्यक्ति को क्या कहा कि वह शेर है, बट वह शेर नहीं है, वह व्यक्ति है, वह ह्यूमन है। यानी मैं मेटाफोर का मतलब आपको यह समझा दूँ कि किसी भी वस्तु को डायरेक्ट उसे चेंज कर दिया जाए, यानी उसे बदल दिया जाए कि वह वस्तु नहीं है, वह दूसरा वस्तु है, वही क्या कहलाता है तो मेटाफोर कहलाता है। एंड नेक्स्ट जो कि हाइपरबोल जो कि बहुत ही इजी है, जब किसी बात को हम चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं वही क्या कहलाता है तो हाइपरबोल कहलाता है। जैसे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, जैसे आप ही के दोस्त लोग होंगे वे आपके लिए क्या कहते होंगे कि हम तोरा लगी जान दे दे हम, क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए जान दे देंगे? नहीं, कभी नहीं। एंड नेक्स्ट एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन ही क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है। एंड नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो कि इसी से रिलेटेड है एजोनेंस क्या होता है तो रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इज कॉल्ड एजोनेंस, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द फ्रेज साइलेंस हैड बाउंड दी सजेस्ट, यानी जो यह फ्रेज साइलेंस हैड बाउंड दी है यह क्या समझाता है। यह फ्रेज कहाँ से है तो द हार्प ऑफ इंडिया पोएम से है। यदि आप यह पोएम द हार्प ऑफ इंडिया को कंप्लीट नहीं किए हैं तो मैं इन सभी लाइंस को बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल वे में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कवर किया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे जाकर के जरूर ही कवर कर लीजिएगा, या फिर आप चैनल के होम पेज से जाकर के देखिएगा, फर्स्ट में ही वह
2 या 3 नंबर पे लेटेस्ट वीडियो में ही ऊपर आ जाएगी, वहाँ से आप द हार्प ऑफ इंडिया को जरूर ही कवर कर लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, द हार्प इज ब्रोकन, या ऑप्शन नंबर बी द लॉस ऑफ इंडियाज वॉइस एंड फ्रीडम, या ऑप्शन नंबर सी द पोएट इज डिफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट टाइम। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी द लॉस ऑफ इंडियाज वॉइस एंड फ्रीडम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि व्हाट डज द ब्रिज डू टू द हार्प इन द पोएम। यानी क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि कविता में ब्रिज यानी हवा बीना पर क्या प्रभाव डालती है, यानी बीना पे वह क्या प्रभाव डालती है। सो ऑप्शन नंबर ए प्लेज अ ब्यूटीफुल मेलोडी, या फिर ऑप्शन नंबर बी साई इन वेन ओवर इट्स स्ट्रिंग्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी ब्रेक्स दी स्ट्रिंग्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैरीज इट अवे। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी साई इन वेन ओवर इट्स स्ट्रिंग्स। यानी वह जो ब्रिज यानी जो हवा है वह बीना पे कैसा प्रभाव डालती है, तो इसके तारों पर व्यर्थ ही क्या तो साई यानी आहें भर रही है, वो कराह रही है। यानी पोएट इस लाइन के थ्रू ये बताना चाहते हैं, इस पॉइंट के थ्रू ये मैं बता दूं आपको कि पोएट ये डिपिक्ट्स करते हैं अपने पोएम द हार्प ऑफ इंडिया में कि किस प्रकार से जो पास्ट में जो इंडिया के जो ग्लोरी था वो बहुत ही ग्लोरियस, यानी इसके जो पोएट थे अपने पोएम के थ्रू अपने इंडिया के क्या करते थे तो प्रेज करते थे। बट यदि आज की बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई भी पोएट्री या फिर ऐसा कोई भी पोएट नहीं बचा कि क्या करे कि वह इंडिया के मतलब उसके ग्लोरी को, पास्ट ग्लोरी को रिप्रेजेंट करे अपने पोएट्री के थ्रू, उसके पास्ट ग्लोरी को रिप्रेजेंट करे अपने पोएट्री या फिर अपने वर्क्स के थ्रू। ऐसा कोई भी नहीं रहा। यानी जो यह हार्प है इसके थ्रू यह पोएट यही बताते हैं कि यह हार्प से जिस प्रकार से पास्ट में बहुत ही मेलोडियस यानी बहुत ही मधुर जो उससे क्या निकलती थी तो आवाज़ें निकलती थी, साउंड्स प्रोड्यूस होती थी। बट अभी के समय में प्रेजेंट में वही हार्प के स्ट्रिंग्स जो उसके तारे हैं वो टूट चुकी है। उससे क्या तो उससे जब हवा यानी ब्रिज जब उससे गुजरती है तो उससे साई इन वेन ओवर इट्स स्ट्रिंग्स, यानी उससे क्या होती है तो उसके स्ट्रिंग्स से उससे आहें निकलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि इन द फाइनल लाइन्स व्हाट डज द पोएट विश टू डू, यानी अंतिम पंक्तियों में कवि क्या करना चाहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए सेल द हार्प, या ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइक द हार्प एंड रिवाइव इट्स म्यूजिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी थ्रो द हार्प अवे, फिर ऑप्शन नंबर डी राइट अ बुक अबाउट द हार्प। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइक द हार्प एंड रिवाइव इट्स म्यूजिक। यानी जो कवि एच.एल. विडर्जियो है वे वीणा को बजाना और उसके संगीत को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं अपने पोएम द हार्प ऑफ इंडिया के थ्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द टोन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम इज मेनली, यानी जो कविता के पहले भाग का जो मुख्य स्वर क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए जॉयफुल, ऑप्शन नंबर बी मेलंकलिक या सैड, या फिर ऑप्शन नंबर सी एंग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी सार्कास्टिक। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी मेलंकलिक एंड सैड। यानी कविता के पहले भाग का जो टोन यानी जो मुख्य स्वर है वह मेलंकलिक या सैड यानी बहुत ही क्या है तो उदास भरी है, दुख भरी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द हार्प ऑफ इंडिया, यानी द हार्प ऑफ इंडिया पोएम का सेंट्रल थीम यानी जो केंद्रीय विषय वह क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए द ब्यूटी ऑफ नेचर, या ऑप्शन नंबर बी पेट्रियोटिज्म एंड कल्चर रिवाइवल, या ऑप्शन नंबर सी द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, या ऑप्शन नंबर डी पर्सनल ग्रीफ। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी पेट्रियोटिज्म एंड कल्चर रिवाइवल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द हार्प ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच कलेक्शन, यानी एच.एल. विडर्जियो का जो यह पोएम द हार्प ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ है इनके किस पोएट्री कलेक्शन में। सो ऑप्शन नंबर ए पोएम्स में, या फिर ऑप्शन नंबर बी द फकीर ऑफ जहांगीरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी बंगाल एनुअल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडिया गैजेट। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए पोएम्स, यानी जो यह पोएम द हार्प ऑफ इंडिया है यह फर्स्ट पब्लिश्ड है इनका पोएट्री कलेक्शन पोएम्स में जो कि सेम ईयर 1827 में ही। एंड नेक्स्ट यहाँ से और भी पॉइंट्स जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनका एक और पोएम जो कि द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल जिसका पब्लिकेशन 1827 में ही है और यह भी पब्लिश्ड है इन्हीं के पोएट्री कलेक्शन पोएम्स में ही जिसमें द हार्प ऑफ इंडिया पब्लिश्ड है। एंड नेक्स्ट जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है टू इंडिया माई नेटिव लैंड पोएम जो कि इनके पोएट्री कलेक्शन द फकीर ऑफ जहांगीरा में पब्लिश्ड है जिसका
पब्लिकेशन जो कि सेम ईयर 1828 ही है। एंड इससे रिलेटेड और भी यदि आप पॉइंट्स को अगर जानना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो कि टू इंडिया माई नेटिव लैंड और दी हार्प ऑफ इंडिया है, जिसे मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसे कवर किया है, जिसका लिंक मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जिसे आप लोग जरूर ही कवर कर लीजिएगा। वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द पास्ट। इट मीन्स इनमें से कौन सा शब्द जो कवि के पास्ट के प्रति यानी टुवार्ड्स द पास्ट यानी इनके पास्ट के प्रति जो दृष्टिकोण है उसका सबसे अच्छा क्या करता है, तो उसका डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इनडिफरेंट, या ऑप्शन नंबर बी क्रिटिकल, या ऑप्शन नंबर सी रेवरेंट या नॉस्टैल्जिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉरगेटफुल। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी रेवरेंट या नॉस्टैल्जिक। यानी रेवरेंट का मतलब क्या होता है, रेवरेंट इट मीन्स श्रद्धापूर्ण एंड नॉस्टैल्जिक यानी उदासीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द फेटल चैन मेंशन्ड इन द पोएम रेफर्स टू, यानी जो इस कविता में जो फेटल चैन यानी फेटल यानी होता है घातक एंड चैन यानी होता है श्रृंखला, जो यह फेटल चैन जो मेंशन किया गया है इसका मतलब क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए अ पीस ऑफ ज्वेलरी, या ऑप्शन नंबर बी कॉलोनियल बॉन्डेज या स्लेवरी, या ऑप्शन नंबर सी अ लिटरल चैन ऑन द हार्प, या ऑप्शन नंबर डी अ ब्रोकन स्ट्रिंग। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी कॉलोनियल बॉन्डेज या स्लेवरी। यानी जो यह वर्ड द फेटल चैन है वह इस पोएम द हार्प ऑफ इंडिया में इसका तात्पर्य क्या है तो औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल बॉन्डेज, औपनिवेशिक बंधन, और स्लेवरी यानी कि गुलामी दास्ता इसका अर्थ है। फेटल चैन यानी जिस प्रकार से बताया गया है कि यह फेटल चैन या बहुत ही घातक चैन से क्या है, जंजीर से यह बंधा हुआ है, इसका डिस्क्राइब मैंने उस पोएम वाले सेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। सो आप लोग उस पोएम के सेशन को मैं बार बार कर रहा हूँ, उसे जरूर ही कंप्लीट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि विच फिगर ऑफ स्पीच is used when the poet talks to the harp। So ऑप्शन नंबर ए personification, ऑप्शन नंबर बी irony, या फिर ऑप्शन नंबर सी onomatopoeia, या फिर ऑप्शन नंबर डी pun। यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि जब वीणा से बात करते हैं तो वह किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए पर्सोनिफिकेशन का, या आयरोनी का, या फिर ओनोमेटोपिया का, या फिर पन का। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए पर्सोनिफिकेशन का। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ एक और फिगर स्पीच जो कि पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी भी निर्जीव या नॉन लिविंग थिंग्स को उसे जब लिविंग थिंग्स की तरह उसे ट्रीट किया जाता है या बताया जाता है तो वह पर्सोनिफिकेशन होता है। यानी जिस प्रकार से यहाँ पे हार्प क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स ही तो है, और उसे ट्रीट किया जा रहा है किससे, तो पोएट से यानी कवि से। सो यह क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन द पोएट टॉक्स टू द हार्प, तो किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हार्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हार्प है वह किसका एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर ए सिमिली का, या ऑप्शन नंबर बी आयरनी का, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेटाफोर का, या ऑप्शन नंबर डी हाइपरबोल का। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी मेटाफोर। और मेटाफोर क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ को सीधे ही उसे दूसरा चीज़ बता दिया जाता है। यानी कोई भी वस्तु है और डायरेक्ट ही उसे कोई दूसरा चीज़ बताया जाता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल पहले आपको दिया कि कोई भी व्यक्ति जैसे वहाँ पे है बैठा हुआ या फिर खड़ा है, उसे मैंने सीधा क्या बोल दिया, वह उसकी काबिलियत को देख करके, उसके मतलब मुस्तंड शरीर को देख करके मैंने बोल दिया कि वह शेर है। यानी वह है तो हूँ मैं नहीं, बट मैंने उसे क्या कहा कि वह शेर है। यानी वह उस थिंग्स को उस चीज़ को मैंने क्या किया, तो डायरेक्ट ही उसे बदल दिया। वही क्या कहलाता है, तो मेटाफोर कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डेरोजियो इज ऑफन कंपेयर्ड टू विच ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। यानी डेरोजियो की तुलना अक्सर किस ब्रिटिश रोमांटिक कवि से की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बैरन, या फिर ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ, या ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी टी.एस. एलियट। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बैरन। यानी जो एच.एल.बी. डेरोजियो हैं इनकी तुलना ब्रिटिश रोमांटिक पोएट लॉर्ड बैरन से की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि
व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द हार्प ऑफ इंडिया, यानी द हार्प ऑफ इंडिया पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, या फिर ऑप्शन नंबर बी ए बी बी ए सी डी ई एंड नेक्स्ट जो कि ऑप्शन ए बी सी डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नो राइमिंग स्कीम। सो द हार्प ऑफ इंडिया का जो राइमिंग स्कीम है वह आपका ए बी बी ए सी डी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द म्यूजिक ऑफ द हार्प रिप्रेजेंट्स, यानी जो यह हार्प की जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वह क्या रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी, या ऑप्शन नंबर बी रिलीजियस हिम्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी नॉइज फ्रॉम द मार्केट, या ऑप्शन नंबर डी साइलेंस। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो यह हार्प है वह इस पोएम में, इन दी हार्प ऑफ इंडिया पोएम में जो हार्प है वह इसके म्यूजिक, हार्प का म्यूजिक क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेशनल इंडिपेंडेंस और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को यह दर्शाता है हार्प के म्यूजिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डेरोजियो was born and live most of his life in, इट मीन्स डेरोजियो का जन्म हुआ और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कहाँ जिया, कहाँ बिताया। सो ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे, या ऑप्शन नंबर बी मद्रास, या ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, यानी डेरोजियो का जन्म जो कि कलकत्ता में हुआ और ये अपना जो अधिकांश जीवन जो यापन किए वह कलकत्ता में ही किए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी विदर्ड बाउ सर्व्स एज अ मेटाफोर फॉर, यानी 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो सूखी डाली है, विदर्ड यानी सूखी, बो यानी पेड़ की डाली, सखा जो किसके लिए वह मेटाफोर का काम करती है। सो ऑप्शन नंबर ए अ डाइंग ट्री, या ऑप्शन नंबर बी द डिक्लाइंड स्टेट ऑफ द नेशन, या ऑप्शन नंबर सी विंटर सीजन, या ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ रेन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी द डिक्लाइन स्टेट ऑफ द नेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिवाइन नोट द पोएट मेंशंस, यानी 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि जिस डिवाइन यानी जो दिव्य भाव का जो उल्लेख करते हैं, मेंशन करते हैं, वह क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए अ हाई पिच साउंड, या ऑप्शन नंबर बी द एंशिएंट पोएटिक इंस्पायरेशन ऑफ इंडिया है, या ऑप्शन नंबर सी अ रिलीजियस चांट है, या फिर ऑप्शन नंबर डी अ बर्ड्स सॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी द एंशिएंट पोएटिक इंस्पायरेशन ऑफ इंडिया, यानी 39 नंबर का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है तो द पोएट सजेस्ट इंडियाज पास्ट वाज, यानी जो पोएट है वे क्या सुझाव देते हैं कि भारत का जो पास्ट है वह इस प्रकार का था, किस प्रकार का था, जिसके बारे में मैंने बहुत बताया कि जो इंडिया का जो पास्ट था वो क्या था, तो बहुत अधिक ग्लोरियस था। सो ऑप्शन नंबर ए वीक, या ऑप्शन नंबर बी ग्लोरियस, या ऑप्शन नंबर सी पुअर, या ऑप्शन नंबर डी अननोन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लोरियस, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 द पोएम बिलोंग्स टू, यानी जो यह पोएम है यह क्या है, यह ड्रामा से बिलोंग करता है, या पोएट्री से, या नोवेल से, या एसे से। सो मैंने आपको पहले ही बताया जो यह पोएम दी हार्प ऑफ इंडिया है यह पोएट्री कलेक्शन पोएम्स का ही एक पार्ट है। सो यह किससे बिलोंग करता है, तो पोएट्री से बिलोंग करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पोएट्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि HLB डेरोजियोज राइटिंग स्टाइलिज, यानी HLB डेरोजियो के लिखने की शैली क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए सिंपल एंड इमोशनल, या ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिफिक, या ऑप्शन नंबर सी ह्यूमरस, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेक्निकल। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए सिंपल एंड इमोशनल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 द पोएम रिफ्लेक्ट विच पीरियड, ऑप्शन नंबर ए मेडिवल, या ऑप्शन नंबर बी एंशिएंट, या ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉलोनियल इंडिया। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी जो पोएम है वह रिफ्लेक्ट करता है किस पीरियड को, तो कॉलोनियल इंडियन को, यानी उस समय कॉलोनियल इंडियन कहने का मतलब उस समय जो ब्रिटिश का शासक था इंडिया पे, तभी इस पोएम की रचना की गई है
द हार्प ऑफ इंडिया का, जिसका पब्लिकेशन कितना है द हार्प ऑफ इंडिया का, तो 1827 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, द पोएम्स मैसेजेस, यानी जो यह पोएम है द हार्प ऑफ इंडिया वह क्या संदेश देता है। सो ऑप्शन नंबर ए फॉरगेट पास्ट, या ऑप्शन नंबर बी रिवाइव कल्चर प्राइड, या ऑप्शन नंबर सी फेलो ब्रिटिश, या ऑप्शन नंबर डी इग्नोर लिटरेचर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी रिवाइव कल्चर प्राइड, यानी सांस्कृतिक गौरव को फिर से पुनर्जीवित करने का मैसेज देते हैं इस पोएम के थ्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, इन दी पोएम द हार्प ऑफ इंडिया द हार्प वंस प्रोड्यूस्ड, यानी इस पोएम में हार्प ऑफ इंडिया में जो हार्प है वह एक समय प्रोड्यूस्ड, यानी वह उत्पन्न करता था, निकालता था। ऑप्शन नंबर ए साइलेंस, या ऑप्शन नंबर बी स्वीट म्यूजिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी नॉइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी वार साउंड। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी स्वीट म्यूजिक, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि वंस द हार्प प्रोड्यूस्ड अ मेलोडियस सॉन्ग, यानी एक स्वीट म्यूजिक, मेलोडियस यानी एक मधुर मतलब साउंड को, म्यूजिक यानी गीत को वह क्या करता था, तो प्रोड्यूस करता था वह हार्प। कब, तो पास्ट में, जो कि अभी क्या हो चुका है, उसके स्ट्रिंग्स जो कि अभी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, जिससे यदि ब्रिज यानी हवा जब गुजरती है तो वह साई यानी कहराती है, वह क्या, तो आहें भरती है। इस पोएम के थ्रू बताएं, जिसका एनालिसिस मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से द हार्प ऑफ इंडिया पोएम में किया है। सो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन यह कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आगे किस सेशन का MCQs कराएं। सो मिलते हैं इसी प्रकार का फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।